गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेंगे नया टॉपिक अवध का विलय। अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय और एनेक्सेशन ऑफ अवध। पहले हम ले रहे हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। अवध के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक मीर मोहम्मद अमीन सादत खान बुरहान उल मुल्क था। यह मुग़ल दरबार में ईरानी अमीरों का नेता था। सैयद बंधुओं के पतन में उसका भी हाथ रहा और बादशाह मोहम्मद शाह ने प्रसन्न होकर उसे सआदत खान बहादुर की उपाधि तथा आगरा की फौजदारी प्रदान की। इस समय से ही अवध के स्वतंत्र मुस्लिम राज्य का इतिहास प्रारंभ होता है। 1724 में सआदत खान ने अपनी पुत्री का विवाह अपने भतीजे सफदर जंग से कर दिया और उसे नायब सूबेदार बना दिया। सआदत खान ने दिल्ली की राजनीति में भी सक्रिय भाग लिया। 1739 में उसकी मृत्यु हो गई। सआदत खान की मृत्यु के बाद सफदर जंग अवध का नया सूबेदार बना और 1748 में मुग़ल सम्राट ने उसे अपना वज़ीर नियुक्त कर लिया। उसकी मृत्यु के बाद शुजा-उद-दौला अवध का सूबेदार बना। नेक्स्ट है शुजा-उद-दौला। शुजा-उद-दौला ने अपनी सैनिक शक्ति का सुदृढ़ीकरण करना शुरू कर दिया और उसका तोपखाना सबसे उत्कृष्ट माना जाता था। 1761 में पानीपत के तृतीय युद्ध में उसने मराठों के विरुद्ध अब्दाली का साथ दिया था। 1764 में उसने बंगाल के नवाब मीर कासिम की सहायता की, परंतु बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों के हाथों में बुरी तरह से पराजित हुआ और बाद में उसने अंग्रेज़ों के साथ 1765 में इलाहाबाद की संधि कर ली थी। अगला है आसफ़-उद-दौला। 1775 में शुजा-उद-दौला की मृत्यु के बाद उसका पुत्र आसफ़-उद-दौला अवध का नवाब बन गया। उसके समय में अवध की अवनति होने लगी। उसमें शासन करने की योग्यता नहीं थी और उसका अधिकांश समय भोग विलास में ही व्यतीत होता था। नेक्स्ट है सादत अली से नई संधि 1798। 21 सितंबर 1797 को आसफ़-उद-दौला की मृत्यु हो गई और 18 वर्षीय वज़ीर अली को नया नवाब बनाया गया, परंतु मृत नवाब के भाई सादत अली ने गवर्नर जनरल से अपील की कि वज़ीर अली का नीची जाति में जन्म हुआ था और मृत नवाब ने उसे गोद ले रखा था, अतः अवध की गद्दी पर उसका अधिकार गैर कानूनी है। अंग्रेज़ों को तो अवध पर अपना नियंत्रण और कड़ा करने के लिए कोई भी बहाना चाहिए था। गवर्नर जनरल ने वज़ीर अली को अपदस्थ कर सादत अली को अवध का नया नवाब बनाया और उसके साथ 1798 में एक नई संधि की, जिसके अनुसार अवध ने कंपनी सरकार को 76 लाख रुपए वार्षिक शुल्क देना स्वीकार किया और इलाहाबाद का किला अंग्रेज़ी सेना के अधिकार में दे दिया। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेस्ली की दबाव नीति। मई 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली गवर्नर जनरल बनकर भारत आया। उसने बाहरी हमले का खतरा दिखाकर अवध के नवाब पर दबाव डालना शुरू किया। उसने नवाब को अवध में ब्रिटिश सेना की संख्या दुगनी करने को कहा। विवश सादत अली को 1801 में कंपनी सरकार के साथ एक और नई संधि करनी पड़ी और इसके अनुसार सैनिक खर्च के नाम पर अवध के लगभग आधे राज्य पर कंपनी सरकार का अधिकार हो गया। नेक्स्ट है लॉर्ड डलहौजी और अवध का विलय। लॉर्ड डलहौजी ने भारत आते ही अवध को हस्तगत करने का निश्चय कर लिया। वह एक साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल था। कलकत्ता से पंजाब तक अंग्रेज़ों का शासन स्थापित हो चुका था, परंतु अवध का बड़ा राज्य कलकत्ता और लाहौर के बीच आवागमन में बाधा उत्पन्न करता था। इस कारण अवध को हड़प कर संपूर्ण उत्तर भारत पर सीधे अधिकार करने की उसने योजना बनाई। अवध पर अधिकार करने से कंपनी की आय बढ़ाई जा सकती थी, परंतु डलहौजी को अपनी योजना को पूरी करने के लिए आधार ढूंढने पड़े। इसके लिए कुशासन का आधार ही उपयुक्त समझा गया। नेक्स्ट है वाजिद अली शाह। 1847 में वाजिद अली शाह अवध का नया नवाब बना। उसे आरंभ से ही अंग्रेज़ अधिकारियों ने प्रशासन की तरफ ध्यान देने की चेतावनी देना शुरू कर दिया था, परंतु नवाब ने अपना प्रशासकीय उत्तरदायित्व अपने अधिकारियों पर छोड़ दिया था और स्वयं आमोद प्रमोद तथा विलासिता में डूबता गया।
डलहौजी ने उसके विरुद्ध लिखित साक्ष्य एकत्र करने का निश्चय किया ताकि वह अपने कार्य का औचित्य सिद्ध कर सके। इसके लिए अवध में नियुक्त ब्रिटिश रेजिडेंट को विस्तृत रिपोर्ट भेजने को कहा गया। ब्रिटिश अधिकारियों ने भी ऐसी ही रिपोर्ट तैयार की जिससे गवर्नर जनरल प्रसन्न हो सके। कर्नल स्लीमैन की रिपोर्ट। 1848 में कर्नल स्लीमैन को अवध में ब्रिटिश रेजिडेंट नियुक्त किया गया। उसने अपनी रिपोर्ट में बहुत अधिक बढ़ा चढ़ाकर अवध के कुशासन का विवरण दिया। उस स्लीमैन की रिपोर्ट के अनुसार अवध में चारों तरफ अव्यवस्था फैली हुई थी जिसे उसने अराजकता की संज्ञा दी। कुशासन का सारा दोष नवाब वाजिद अली शाह के सिर पर डाला गया। स्लीमैन के शब्दों में, वह कभी दरबार में उपस्थित नहीं होता था। उसने अपनी रिपोर्ट में सुझाव दिया कि शासन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए कठोर कार्यवाही की आवश्यकता है। फिर भी कर्नल स्लीमैन अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाए जाने के पक्ष में नहीं था। कर्नल स्लीमैन की इस दलील से डलहौजी को अपनी योजना थोड़ी समय के लिए स्थगित करनी पड़ी, परंतु उसने चालाकी से काम लिया। न तो स्लीमैन की रिपोर्ट पर किसी प्रकार की कार्यवाही की और न ही वाजिद अली शाह को कुशासन के बारे में कोई चेतावनी दी गई। 1853 में डलहौजी ने एक पत्र में लिखा था कि अवध का राजा अहंकारी होता जा रहा है, जाने से पूर्व उसे निगल जाने में मुझे संतोष मिलेगा। नेक्स्ट है जनरल आउटरम की रिपोर्ट। कर्नल स्लीमैन की रिपोर्ट से डलहौजी का काम नहीं बन पाया, परंतु वह निराश नहीं हुआ। 1854 में उसने एक अन्य ब्रिटिश अधिकारी जनरल आउटरम को अवध में नया रेजिडेंट नियुक्त किया। 1855 में उसने अवध की शासन व्यवस्था के बारे में एक विस्तृत रिपोर्ट भेजी जिसमें नवाब और उसके शासकीय अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए गए तथा अवध के कुशासन को अतिशयोक्ति के साथ प्रस्तुत किया गया। इस रिपोर्ट से डलहौजी का काम बन गया। उसने रिपोर्ट के तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर संचालक मंडल को रिपोर्ट भेज दी और उसे अवध में कार्यवाही करने की अनुमति मिल गई। नेक्स्ट है डलहौजी का तर्क। वाजिद अली शाह के साथ एक नई संधि करने का निश्चय किया गया और इस नई संधि के अनुसार अवध के नवाब से मांग की गई कि वह प्रशासन का सारा कार्य कंपनी को सौंप दे। उसे केवल औपचारिक अधिकार दिए गए। वास्तव में डलहौजी ये दिखावा करना चाहता था कि वह अवध को हड़पना नहीं चाहता है, केवल यहाँ का प्रशासन कार्य अंग्रेज़ों के अधीन लाना चाहता है ताकि लोगों को स्वच्छ प्रशासन मिल सके और यह कंपनी का उत्तरदायित्व भी है। वाजिद अली शाह को नई संधि पसंद नहीं आई क्योंकि वह नाम मात्र का नवाब बने रहने को तैयार नहीं था। फिर भी उसने निष्क्रिय विरोध के अलावा कोई कदम नहीं उठाया और वह डलहौजी से मिलने कलकत्ता चला गया। उसने सोचा शायद गवर्नर जनरल को दया आ जाए, परंतु डलहौजी ने एक घोषणा जारी करके अवध के राज्य को कंपनी राज्य में सम्मिलित कर लिया। डलहौजी का मुख्य तर्क यह था कि सर्वोपरि सत्ता की हैसियत से कंपनी अवध में व्याप्त कुशासन को एक मूक दर्शक की भांति सहन नहीं कर सकती है। इस प्रकार अवध के राज्य का विलय हो गया। अब है अवध विलय का औचित्य। लॉर्ड डलहौजी ने अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय करते हुए घोषणा की थी कि सर्वोपरि सत्ता की हैसियत से कंपनी अवध में व्याप्त कुशासन को एक मूक दर्शक की भांति सहन नहीं कर सकती है। डलहौजी के इस कथन में कोई सत्यता नहीं है क्योंकि अवध का विलय करने के बाद भी कंपनी ने अवध के प्रशासन में सुधार करने का कोई प्रयास नहीं किया। सच तो यह है कि अवध का राज्य कलकत्ता और लाहौर के बीच आवागमन के मार्ग में स्थित था, अतः अवध को हड़पकर वह संपूर्ण उत्तर भारत पर कंपनी का प्रत्यक्ष अधिकार स्थापित करना चाहता था। अवध राज्य से कंपनी को विशेष आर्थिक लाभ प्राप्त होने की भी आशा थी। यदि अवध की प्रजा नवाब के प्रशासन से असंतुष्ट होती तो वह 1857 के विप्लव में अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह में सक्रिय भाग नहीं लेती। यह सही है कि अवध में कुशासन था, लेकिन इसके लिए नवाब नहीं बल्कि स्वयं ब्रिटिश उत्तरदायी थे, क्योंकि अवध के प्रशासन में सुधार इसलिए नहीं हो सकता था क्योंकि अवध के नवाब को ब्रिटिश का कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ था या अंग्रेज़ों का कोई सहयोग प्राप्त नहीं हुआ था। वास्तव में अंग्रेज़ अवध के शासन में सुधार के लिए इच्छुक नहीं थे, वरन शासन की खराबी को अवध राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने का आधार बनाना चाहते थे। तो ये था
अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय।